बदमाशी करता है रे। चलिए सुनिए। पिछले क्लास में आप पढ़े थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद करते हैं आज लास्ट क्लास होगा, आज टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ये दो टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोटा छोटा टॉपिक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का जस्ट रिवर्स है ये। कौन? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप पहले ये बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी में आप क्या डिफाइन किए थे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an single isolated gaseous atom। यही पढ़े थे ना? वहां पर आउटर मोस्ट सेल से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यहां पर आउटर मोस्ट सेल में हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो जब भी हम किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होगा, और जहां कहीं भी साइंस में अट्रैक्शन की बातें आएंगी, अट्रैक्शन होगा, वहां एनर्जी रिलीज होता है। तो जितना एनर्जी रिलीज होगा एक मोनोवैलेंट एनायन को बनाने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। यहाँ पर एनर्जी निकलता है कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू प्रोड्यूस ए मोनोवैलेंट एनायन। अब बताइए कि किसी भी एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो मोनोवैलेंट एनायन ही ना बनेगा, उस पर एक माइनस चार्ज ही ना आएगा। उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो लोग कल पढ़ लिए हैं उनको समझना बहुत आसान है, जो कल नहीं पढ़े हैं अगला दिन से समझिएगा, समझ में आएगा। अब समझ में आएगा नहीं, फटाफट लिखिए तो इसको। सोमवार से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, तो वहां से हर बात आपको स्पष्ट समझ में आएगी, दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, उतना थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। पूरा पीछे वाला समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। एक चीज और, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तीन तरह से इंडिकेट किया जाता है। आप ई ए ऐसे लिख दीजिए या ई ए ऐसे लिख दीजिए, या इसी को इंडिकेट किया जाता है डेल्टा एच ई जी से। यहाँ ना लिखा हुआ है डेल्टा एच, डेल्टा एच ई जी से ऐसे। ये तीनों सिंबल है इसका। चेंज करो इसे। देखिए यहाँ पर कुछ फॉन्ट लिखा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा, हम फिर से लिख देते हैं। देखो, एक्स कोई एलिमेंट है, अकेला गैस है, इसके आउटर मोस्ट सेल में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं। बताइए वो क्या बना देगा? एक्स माइनस, एक्स पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में आया है तो यहाँ पर आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, ये सिस्टम अपने आप एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलेगा। जो एनर्जी निकला, यही एनर्जी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो एनर्जी निकला वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। इसी एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच ई जी से भी सूचित करते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, सिस्टम यदि एनर्जी रिलीज कर रहा है तो सिस्टम का एनर्जी घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। तो डेल्टा एच ई जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव आता है। ये डेल्टा एच ई जी जो है ना हमेशा निगेटिव वैल्यू आएगा, और जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू रहेगा हम समझेंगे कि उतना ज्यादा एनर्जी वहां से रिलीज हुआ है। जैसे देखो हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं ये समझो। मान लो इसका अपना एनर्जी 10 किलो जूल है। इलेक्ट्रॉन डालने के बाद मान लीजिए 3 किलो जूल निकल गया, तो बचा कितना? 7 किलो जूल। अब बताइए तो सिस्टम में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना का है? 7 - 10। अरे डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 7 - 10 करेंगे तो कितना आएगा? -3 किलो जूल आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर जो डेल्टा एच ई जी होता है, एक चीज समझो, रिएक्शन तीन तरह का होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक, और एक होता है आइसोथर्मिक। ये बात आप थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ाएंगे आपको, तो अभी थोड़ा भड़बली सुन लीजिए। रिएक्शन तीन तरह का होता है। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है हीट के रूप में, इंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है हीट के रूप में या जैसे भी हो, और आइसोथर्मिक जिसमें हीट का लॉस गेन नहीं होता है। तो इसको इंडिकेट करने का तरीका होता है डेल्टा एच। इसको चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। चेंज इन एंथैल्पी जीरो रहे तो हम समझेंगे कि यहाँ पर हीट का लॉस गेन नहीं हुआ है। यदि डेल्टा एच निगेटिव हो तो समझेंगे कि यहाँ पर एनर्जी निकली है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है। और यदि कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब किया है तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। देखो कैसे, 10 किलो जूल था, ये और एनर्जी लिया तो मान लो हो गया 12। तो 12 - 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। +2 या -2। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव? क्योंकि ये एनर्जी गेन किया था, पहले था 10 बाद में हो गया 12, तो एनर्जी गेन किया, तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। अब एक्सोथर्मिक को समझिए, जो ओरिजिनल ये एग्जाम्पल भी है। इसका 10 किलो जूल था, प्रोसेस के दौरान ये 3 किलो जूल निकाल दिया, तो बचा कितना? 7। जो निकल गया वो तो निकल गया, जो बचा हुआ है उसी में ना आप कैलकुलेशन कीजिएगा। तो फाइनल एनर्जी इसका 7 किलो जूल है, और था कितना? 10। तो 7 - 10 करेंगे तो कितना आएगा? -3। इस बार डेल्टा एच जी का मान कैसा आ गया? निगेटिव। तो निगेटिव कब आया? जब एनर्जी निकला। पॉजिटिव कब आया डेल्टा एच का मान? जब एनर्जी गेन हुआ। और यही डेल्टा एच जीरो कब होगा? जब 10 था और इधर भी 10 रहे, तब ना 10 - 10 करेंगे तो जीरो होगा। तो ये आइसोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, इसमें हीट का कोई ट्रांसफर या लॉस गेन नहीं होता है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वह इंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, गेन होता है। पीछे आप लिखे भी हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यहाँ पर आप लिखे एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आप एक चीज बताइए कि 10 था, 6 निकल गया, तो बचा के 4। 4 - 10 करेंगे तो -6 आएगा। तो एक बार -6 आया, एक बार -3 आया, तो 6 आया, मतलब निगेटिव वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा इसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा ना एनर्जी को रिलीज किया है। तो ये बात थर्मोडायनामिक्स में मैं फिर कह रहा हूं कि आप ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, लेकिन चूंकि इसका हम चर्चा बार बार करेंगे इसीलिए हम इसको इतना समझा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के केस में डेल्टा एच ई जी का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। और ये वैल्यू जितना बड़ा होगा निगेटिव में, हम समझेंगे कि एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज हुआ है, उतना ही ज्यादा एनर्जी को वो निकाला है। समझ में आया क्या बोल रहे थे हम? अब आगे सुनिए। चेंज करो इसे, ये लिखा हुआ हो चुका है, जो नहीं लिखे जल्दी से लिखिए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करना चाहेगा? थोड़ा आप ही सोचिए। जिस एटम का साइज छोटा हो, एटम का साइज छोटा होना चाहिए, ये आइडियल रहेगा इसके लिए। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये सब बात हम आगे पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या जो भी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेलोजन हैव द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी। हेलोजन हैव द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ई जी, जिसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। मतलब समझो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं।
ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट्स को ही ना आप हेलोजन कहते हैं। ग्रुप 18वां को तो इलेक्ट्रॉन लेने देने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं करता है। तो ये कह रहा है कि हेलोजन हैव हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। मतलब अपने पीरियड में सबसे ज्यादा निगेटिव डेल्टा एच ई जी किसका होगा? हेलोजन का। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी होगी? हेलोजन की। बात सिंपल से है। काहे ऐसा होता है? इधर से इधर जाएंगे तो साइज घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें जा सकता है। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy increases from left to right in a period, and hence we can say that halogen have highest negative value of delta Hg in their respective periods. क्लियर है? ये उतारेंगे। ये लाइन लिखिए तो, हेलोजन हैव द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। यहां पर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल बात है, याद रखिएगा। नीट में बराबर ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है, और कंसेप्चुअल है। मतलब ये एक तरह से एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन है तो हम आपको बार बार कहते हैं कि जो एक्सेप्शन है वो कंसेप्ट है। आप एक्सेप्शन के रूप में मत याद रखिए, आप उसको कंसेप्ट के रूप में याद रखिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए आपको एक अटपटांग रिजल्ट अभी समझ में आएगा। अच्छा, ये जो बात अभी आपको हम बताएंगे, ये बात 12th के एनुअल एग्जाम में पूछता है आपसे, बोर्ड एग्जाम में। और उस समय आपको कहेंगे कि आप पीरियडिक टेबल पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए 11th जरूरी है। चेंज करें इसको। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट देखेंगे। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी इन होल पीरियडिक टेबल। 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी किसका होता है? क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन मतलब आइसोलेटेड सिंगल गैसियस एटम के रूप में सबसे ज्यादा गेन करने का टेंडेंसी होता है क्लोरीन का। और आप ये वाला ऑर्डर लिख लेंगे एग्जाम्पल में। और आप हमको ये बताइए कि हम आप अभी जो बोल रहे थे कि एक्सेप्शनल बात है, इसमें क्या एक्सेप्शन है? इसमें क्या अटपटांग बात है? क्या आपको अजूबा लगा? क्या चीज ऐसा है जो ट्रेंड से हट के है? यहां पर हम हेलोजन की बात कर रहे हैं। हेलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता घटेगी। लेकिन यहां पर उल्टा बात हुआ है। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए क्लोरीन में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलता है। उसके बाद फ्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है। होना क्या चाहिए था और है क्या, इस पर गौर कीजिए। होना चाहिए था फ्लोरीन को इधर और क्लोरीन को इधर। एक जनरल ट्रेंड में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होता है, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, और आयोडीन का सबसे कम। लेकिन इस दो जगह पर एक्सेप्शन है। अब हम समझते हैं कि एक्सेप्शन क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या इसको आप लिख चुके हैं? मिटा दो इसे। चलो यहां देखो। सबसे पहले आप फ्लोरीन लीजिए। एटॉमिक नंबर बताएंगे। इधर लीजिए क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे इसका तो ये आएगा 2 7। ये कितना आएगा? 2 8 7। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे?
17 और इसमें 9। अब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बीचों बीच होगा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन कितना है? 9। ये रहा फर्स्ट सेल और ये रहा सेकेंड सेल। यहां भी आप स्ट्रक्चर बना दो इसका। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल और ये। इस इलेक्ट्रॉन को आप इसमें दिखाने का प्रयास कीजिए। यहां कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। पहला सेल में 2 है ना, दूसरा सेल में कितना है? 7। हम अलग अलग करके दिखाते हैं। कुछ लोग छटपटा रहे हैं पीछे में। अरे इंथैल्पी ज्यादा हो गया क्या तुम्हारा? यहां पर बताइए, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट सेल में 7, 1 2 3 4 5 6। आप एक बात बताइए, एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा कहां पर होगा, फ्लोरीन के केस में या क्लोरीन के केस में? फिर से मैं कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। आउटर मोस्ट सेल फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा कहां होगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? क्लोरीन में होगा। क्लोरीन में इसलिए होगा, हमने क्या कहा, एक ही सेल में आप डिफरेंट सेल समझ रहे हैं। आप इनर सेल और आउटर मोस्ट सेल की बात समझ गए। हमने वो नहीं कहा, हमने कहा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहां होगा। क्योंकि जब आप फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आउटर मोस्ट सेल में जाएगा। अब हम चाहते हैं, देखो यहां पर सरकमफ्रेंस छोटा होगा क्योंकि ये दूसरा ऑर्बिट ही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और ये तीसरा ऑर्बिट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो निश्चित रूप से इसका साइज बड़ा होगा। आप देखो यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन ही है आउटर मोस्ट सेल में, और यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन ही है। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम जगह में है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगह में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रिपल्सन कम होगा और यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो चाह रहा है कि हम इसमें आए, और एक इलेक्ट्रॉन है जो चाह रहा है हम उसमें आए। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसको रिपेल करेगा, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अब बताइए, यहां भी रिपल्सन यहां भी होगा, यहां भी जब इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहेगा तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उसको रिपेल करेगा। लेकिन आप बताइए कि कहां ज्यादा रिपेल करेगा, कहां कम रिपेल करेगा? क्लोरीन के केस में ज्यादा रिपेल करेगा और क्लोरीन के केस में कम रिपेल करेगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन इजिली एडजस्ट करता है किसमें? क्लोरीन में। फ्लोरीन में उतना इजिली एडजस्ट नहीं करता है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ साइज भी तो छोटा है, यहाँ साइज छोटा है, यहाँ साइज बड़ा है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी तो ज्यादा है न्यूक्लियस में और यहाँ प्रोटॉन की संख्या कम है। लेकिन जब आप इसी कंसेप्ट को ब्रोमीन पर लेके जाइएगा तो ब्रोमीन, तब आप कहिएगा सर ब्रोमीन में तो 4 ऑर्बिट होता है। ब्रोमीन में सच में 4 ऑर्बिट होता है, उसका साइज तो और बड़ा हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और कम होगा। लेकिन न्यूक्लियस से उसका दूरी इतना ना ज्यादा हो जाता है कि वो उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है। तो प्रैक्टिकली लैब में ये डाटा चेक किया हुआ है कि सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है क्लोरीन, उससे कम रिलीज करता है फ्लोरीन, उससे कम रिलीज करता है ब्रोमीन, और सबसे कम करता है आयोडीन। तो आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है, होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन होता किसका सबसे ज्यादा है? क्लोरीन का। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सब लिखना नहीं है, ये सब बस समझने के लिए था। ये आप लिख चुके हैं ना, आप इसको बस याद रखिए। लिखेंगे हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, एक बात और नोट कर लीजिए। जैसे इधर देखो, जैसे फ्लोरीन, और जैसे सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए था, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, लेकिन क्या हुआ? क्लोरीन ऊपर चला गया, फ्लोरीन नीचे आ गया। इसी तरह का एक्सेप्शन है ऑक्सीजन और
सल्फर में भी सल्फर का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। बाद में की सारा ट्रेंड ठीक है। तो आप एक एग्जांपल ये भी लिख लो, ये भी एक्सेप्शनल बात है। और उसके बाद हेडिंग डालिए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। और ये सब बात बहुत सिंपल है, इसमें हम कुछ नहीं समझाएंगे, चुपचाप आप उतार के खत्म कीजिए इसको। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। साइज बड़ा होगा, कम अट्रैक्शन होगा, कम निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। इस सब बात को आप खुद से लिखिए, और ना समझ में आए तो बताइए, तब हम समझा देंगे। वैसे नहीं समझ में आने जैसा कुछ है नहीं इसमें। यदि आप कल वाला क्लास किए हुए हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे पीछे तीनों चोंच चोंच मिले ले रहे, क्या बात है। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला पॉइंट लिखिए न्यूक्लियर चार्ज। इस चैप्टर में ना चार पांच गो एक्सेप्शनल बात है। चैप्टर खत्म करके हम सबको एक बार रिवाइज आपको करा देंगे। ये चार पांच बात याद रखिएगा, पीरियडिक टेबल से जब भी क्वेश्चन आईटी और मेडिकल करता है तो खाली वही एक्सेप्शनल बात उठाता है। बाद बाकी सिंपल बात तो सब जानता है कि क्या होगा नहीं होगा, हमेशा एक्सेप्शनल चीज को पकड़ेगा। हो गया लिखा हुआ। दूसरा लिखेंगे एटॉमिक साइज। और इसको हम ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं समझते हैं, इसलिए समझाएंगे भी नहीं। उस फैन का डायरेक्शन क्या है, घुमा दिया उसको, सीधा करो तो गेट की तरफ। और घुमा, और बस रहने दो। वो एक जॉस्टर का काम करता है, उसको इधर उधर मत किया करो। इस तीनों फैन का जगह जब से चेंज किए हैं ना, 8 से 9 में और 9 से 10 में पढ़ाने में दिक्कत नहीं होता है, नहीं तो गर्मी लगता था दोनों बैच में। वो फैन है जो फॉग में हवा को बाहर फेंकता है।
और ये चार जो है बाहर से लाला के अंदर घुसता है। रोज सोचते थे कर देंगे, लेकिन आसकत में पड़ा हुआ था। पढ़ाने में जो हाल बेहाल करता था, 9 से 10 सर में, मतलब स्थिति बहुत खराब रहती थी। कई बार कहे हैं सबको कि 2 बैच में कन्वर्ट हो जाओ, एक दूसरा टाइम दे देते हैं, नहीं है वो करेंगे 9 से 10 में। आज 3 लड़की लौट के चली गई, क्या कि बैठने का जगह नहीं मिला। उसका फुल पेमेंट हुआ है। बोले पढ़ेगी कैसे, तो बोले ऑनलाइन पढ़ लेंगे। बोले चलो ये हो ठीक है। हो गया लिखा हुआ क्या? चेंज कर दें? तीसरा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो हाफ फील्ड रहता, सुनो, जो हाफ फील्ड रहता है या फुल फील्ड रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालना बहुत मुश्किल होता है। उसमें ऊपर से और आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन जाता है। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ, अब स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक। अभी? तब कब? परसों? अच्छा पहले लिखिए, देखते हैं। घर से? पता है तुम लोग का चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा। ये कर लिया क्या? फिर डाल के छोड़ दो तो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोमवार को चैप्टर नया स्टार्ट नहीं हो पाएगा, अब इसको खत्म करने के फिर मंगलवार को। अरे एक स्टूडेंट यहीं से निकला है पढ़ के, पता नहीं उसका तबीयत बहुत जोर से खराब है, वो कर रहा है, मरने पर है। शशि भूषण के यहाँ एडमिट नहीं कर रहा है। पेट में बहुत तेज दर्द है। दर्द करेगा नहीं, सब सुबह सुबह उठती है, गोलगप्पा पकड़ के भर दम दे देती। लड़की सब, हाँ लड़की लोग।
प्रिय भोजन ये सब का बस चले ना तो खाना खाएगी नहीं। गोलगप्पा, कुरकुरे, भूसा, फल्ली, यही सब तुम लोग को खाने में मन ही लगता है ना। अब अब वो तो अपने परेशान है, अब हम भी परेशान, अब जाके उसको देखना पड़ेगा।